क्या हाल है भाई। बढ़िया। पुराना लेक्चर देख के आए हो ना? ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कूद आए हो यहाँ पे। उसको देख के तभी आगे देखना, तभी सही लगेगा थोड़ा। अगर लास्ट लेक्चर देखा है तो बिना ज़्यादा बात किए जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया आपको, कुछ टर्म्स बताए जो कि सोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं, जिनमें सबसे पहले आया डिसोल्यूशन, मतलब सल्यूट को सॉल्वेंट में घोलना। फिर बताया क्रिस्टलाइजेशन, जो कि डिसोल्यूशन का उल्टा होता है। क्रिस्टलाइजेशन हम लोग ठंडी में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जैसे जब नया नया रसगुल्ला वगैरह बनाते हैं घर में, तब तो वो चमकता रहता है चाशनी में पड़ा, लेकिन जैसे ही उसको 2-3 दिन फ्रिज वगैरह में रखते हैं, तो उसके बाद अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे उस पर छोटे छोटे चीनी के क्रिस्टल जमा हो गए हैं। तो पहले जिस समय उसको बनाया था चाशनी को, उस समय तो पूरा का पूरा चीनी उसके अंदर डिजॉल्व था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, क्योंकि कंडीशन बदल रही है, तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो रहा है दूसरे तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा चीनी डिजॉल्व था वो दोबारा से क्रिस्टलाइज होने लगा छोटे छोटे फॉर्म में। ठीक है। तो आपको एक बताया था डिसोल्यूशन, एक बताया था क्रिस्टलाइजेशन, फिर आपको बताया था सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इनटू अ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट में जितना भी सॉल्यूट हम डिजॉल्व कर सकते हैं, उसके एक हद आती है, किसी पहले कंडीशन फिक्स कर लेनी है। जो भी कंडीशन है हमारी, टेम्परेचर वगैरह फिक्स कर लोगे, उसके बाद तुम सल्यूट को जब डिजॉल्व करने लगोगे सॉल्वेंट में, तो एक हद तक वो घुलेगा। उसके बाद और सल्यूट जब मिलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं घुलेगा। तो जितना अमाउंट घुल चुका है पर यूनिट सॉल्वेंट या पर यूनिट सोल्यूशन, उसी को हम कहते हैं सॉलिबिलिटी। तो उसमें इक्विलिब्रियम वगैरह का क्या सीन है वो भी समझा दिया था। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया था, वेपर प्रेशर, जो कि थोड़ा लेवल का है, अच्छे लेवल का है, तो उसको मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद मैंने आपको एक डायलेमा में छोड़ दिया था कुछ प्रॉब्लम्स देके। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी कि अगर जब कोल्ड ड्रिंक हम मार्केट से खरीदते हैं पहली बार मतलब ये है कि नई नई जब आती है, तो उस समय उसका ढक्कन खुलने से पहले अगर उसको हम प्लास्टिक बॉटल में भी पुश करने की कोशिश करते हैं तो वो पुश नहीं होता है, मतलब वो बिल्कुल भी दबता नहीं है। जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पे उसको सील किया गया है। उस प्रेशर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पहला सवाल तो ये हो गया। गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो होती हैं वो गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा अच्छा फील नहीं करती हैं, बट ठंडियों में ज़्यादा अच्छा फील करती हैं। इवन सारे एक्वाटिक एनिमल्स के साथ ये है कि ठंडी में वो ज़्यादा बेटर फील करते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्लाइंबर्स जब माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे होते हैं तो ऊपर जाते समय ऑक्सीजन सिलेंडर से वो ऑक्सीजन तो ले रहे होते हैं बेहतरीन प्रॉपर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। पलटी होती है उनको, और उसके साथ साथ थिंकिंग में दिक्कत आती है, सोच नहीं पाते सही ढंग से। उन सबका क्या रीज़न है? ये सब चीज़ें हमको जाननी है आज। ठीक है। तो इन सारी बातों का जो सल्यूशन है, मतलब इन सारी बातों का जो जवाब मिलेगा हमें, वो मिलेगा हेनरी लॉ में। चलिए पढ़ते हैं हेनरी लॉ है क्या। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो हेडिंग लगा लिया हमने, हेनरीज लॉ। अब देखो, हेनरी लॉ को समझने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। आमतौर पर हमने अपने घरों में लिक्विड में सॉलिड बहुत ज़्यादा घोला है, जैसे कि जब भी शरबत बनाना हुआ या नमक घोलना हुआ पानी में, तब भी हमने किया है। चीनी और नमक कई बार दोनों घोला है ओआरएस बनाने के लिए। लेकिन आपको पता है कि गैस भी डिजोल्व करी जा सकती है लिक्विड में। गैस जो होती है, गैस मॉलिक्यूल्स, वो भी डिजोल्व किए जा सकते हैं लिक्विड में। बस उसके लिए हमें प्रेशर देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर। जितना प्रेशर हाई रखेंगे उतनी आसानी से हम उस गैस को डिजोल्व करा पाएंगे। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा हेनरी कहते हैं। ये समझते हैं इस बात को प्रॉपर फिगर से। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक मिनट, रंग में परिवर्तन ले आता हूँ पहले। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बना लिया एक कंटेनर। ये मेरा अच्छा बुरा जैसा भी है, एक कंटेनर हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, इसमें है मान लिया लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड है जो कि काम कर रहा है एज अ सॉल्वेंट। याद रखना, हेनरी लॉ पढ़ना जैसे ही तुमने शुरू किया, बस तुमने शुरू कर दिया फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो कि क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। ये भी ध्यान रखना। तो क्योंकि सॉलिड इन लिक्विड नहीं, सॉरी, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, आपने इसकी शुरुआत कर दी। तो सॉल्वेंट हमने ले लिया। अब हमको क्या करना है, हमने इसमें एक सोर्स के थ्रू, ये देखो ये सोर्स है, गैस का सोर्स, उसके थ्रू हमने इसमें क्या किया, गैस डिसॉल्व करने की कोशिश करी। इसके अंदर गैस डिसॉल्व करने की कोशिश करी। गैस यहाँ पर भी रहेंगे कुछ, यहाँ से निकलेगी तो हर जगह गैस रहेगी, इसमें भी रहेगी। तो इसमें हम गैस डिसॉल्व कर रहे हैं।
गैस हमारा जो भी गैस होगा ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा, ये जो गैसेस होंगी हमारी ये काम करेंगी सॉल्यूट का, गैसेस का काम करेंगे सॉल्यूट का। तो कितना सॉल्यूट हमारा डिजॉल्व हो रहा है हमारे सॉल्यूशन में, कितना सॉल्यूट हमारा डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन में, ये चीज़ किस बात पे डिपेंड करेगी भाई, हमारा कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा, ये चीज़ किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, तो ये डिपेंड करेगी प्रेशर पे। प्रेशर पे, ये जो हमारे गैस मॉलिक्यूल है जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे हमारे लिक्विड सरफेस पे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस क्या होंगी इसके अंदर डिसॉल्व होंगी। मतलब अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर exerted by exerted by gases। और गैस को जो प्रेशर, गैस जो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगी, वो प्रेशर उसको कहाँ से रिसीव हो रहा होगा, एक्सटर्नली। मतलब यहाँ से जितना प्रेशर से हम उस गैस को छोड़ रहे होंगे, जितनी प्रेशर से हम इस गैस को छोड़ रहे होंगे, उतनी प्रेशर से ये गैसेस हमारे लिक्विड सरफेस को हिट कर रही होंगी, उतनी तेजी से ये हमारे लिक्विड सरफेस को उतने प्रेशर से हिट कर रही होंगी। तो 100 की सीधी बात अगर हम बोलें तो कितना गैस डिसॉल्व होगा वो प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब बात यह आती है, अभी तो मैंने यहाँ पर शब्दों में लिख दिया है अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, पर कोई फिजिकल क्वांटिटी तो चाहिए ही होगी में जो बताए कि अमाउंट ऑफ गैस कितना डिसॉल्व हुआ है। तो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, ठीक है, गैस यहाँ पर काम कर रहा है एक सॉल्यूट का, और डिसॉल्व किस में हो रहा है, सॉल्वेंट में। तो जब भी कोई चीज, कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो बनेगा सोल्यूशन। और सॉल्यूशन में कितना गैस डिसॉल्व हो रहा है, मतलब कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो हम कोई कंसंट्रेशन टर्म यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व को बताने के लिए, कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेशन ही तो होगा ना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बहुत ध्यान से आपको समझाया था। तो यहाँ पर जो हम कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करेंगे वो करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसको हम कहेंगे एक्स। एक्स कहेंगे, और क्योंकि यहाँ पर हमारा गैस जो है वो है सल्यूट, गैस हमारी सल्यूट है, इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया बी। तो हमारा जो एक्स बी होगा, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन सोल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। और जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी गैस वो वही करेगी जितने प्रेशर से उसको यहाँ से, जितने प्रेशर से उस गैस को यहाँ से छोड़ा जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली एक्सटर्नल प्रेशर भी कह सकते हो। तो ये हो गया हमारा, इसी को हम कहते हैं, यही हमारा कहलाता है हेनरी लॉ। हेनरी हेनरीज लॉ। ठीक है, कि लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो अमाउंट ऑफ, इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं, जिनकी लैंग्वेज, जिनका स्टेटमेंट है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड is directly directly proportional to the partial pressure। पार्शियल प्रेशर, अब बात आती है पार्शियल वर्ड क्यों लगा दिया, तो याद रखना कि जब जो हमने यहाँ फिगर बनाया है, हमने तो सिर्फ यहाँ पर गैस के, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के पार्टिकल हैं, उनको बनाने की कोशिश करी। लेकिन ये जो लिक्विड रहा होगा, जो हमारा लिक्विड था इस कंटेनर में, क्या इसके कुछ वेपर नहीं बने होंगे, इसके वेपर बन के यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो हमें जो प्रेशर लेना है वो प्रेशर पूरे का नहीं कंसीडर करना है, हमें सिर्फ प्रेशर कंसीडर करना है किसका भाई, हमें प्रेशर सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करना है उस गैस का जो कि हम डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैंने पार्शियल प्रेशर लिख दिया है। पार्शियल प्रेशर मतलब सिर्फ उसका प्रेशर जो गैस हम भेज रहे हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मीन्स, सीधे सीधे बोले तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, जहाँ पर P बता रहा है पार्शियल, P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस।
और एक्स बी क्या है? एक्स बी क्या है भाई? एक्स बी हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये बातें हो गई। एजेंडा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पूरे लेक्चर का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि अब बेसिक लॉ तो हम समझ गए। अब यहाँ से हम समझेंगे एक एक करके। थोड़े से पहले मैथमेटिकल टर्म को, इसके मैथमेटिकल रिलेशंस जो इसमें बन रहे हैं, मैथमेटिकल रिलेशंस, हेनरी लॉ के जो मैथमेटिकल रिलेशंस हैं आपस में, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मैं सवाल के तौर पर पूछ रहा हूँ, आप बताना। सबसे पहले, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, पी इज कांस्टेंट, तो आपको बताना है रिलेशन बिटवीन ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया कि क्या होता है हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ को कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे करके। आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है और उसकी जगह इक्वल लगता है, तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है, मैंने के लिख कह दिया उसको, और जो एक्स भी लिखा था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। क्योंकि ये कांस्टेंट हेनरी लॉ में आया है, इसलिए मैंने इसमें एच लगा दिया। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट जो फॉर्म होता है हेनरी लॉ का। तो पी इज इक्वल टू हो गया के एच इंटू एक्स बी, जहां पर के एच क्या कहलाएगा? हेनरी इज कांस्टेंट। ठीक है, और के एच सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे। नेचर ऑफ गैस मतलब दुनिया की कौन सी गैस, आप किसी एक लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो, तो कौन सी गैस डिजोल्व कर रहे हो, वो गैस का नेचर ही बताएगा कि उसके केएच की वैल्यू क्या होगी। अलग अलग गैस के लिए केएच की वैल्यू अलग अलग होगी, कंडीशन से केएच का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपसे क्या करता हूं, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेता हूं इसमें से। रिलेशंस मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिलेशंस। तो पहला रिलेशन सवाल के तौर पर पूछता हूं, आप खुद अटेम्प्ट करना। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ये जो पूरी प्रोसेस मैंने समझाई है हेनरी लॉ की, अगर इसमें प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, पी इज कांस्टेंट, तो आपको बताना है रिलेशन बिटवीन के एच एंड अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व। के एच और अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व, जिसको हम एक्स बी से लिख रहे हैं। क्या होगा भाई? क्या डायरेक्टली होगा? क्या इनवर्सली होगा? तीसरा चीज, कैन सी एन डी, मतलब कैन नॉट बी डिफाइंड, क्या होगा? चलिए इसको आप अटेम्प्ट कर लेना, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। बहुत सबसे सिंपल यही था। सारे जो रिलेशन मैथमेटिकल होंगे उनमें सबसे सिंपल यही है। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा के एच इंटू एक्स बी, जहाँ पर हम एक्स बी का अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो आ जाएगा P अपॉन के एच। अब तुमने हमेशा सुना है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट लगता है, बराबर। इसी तरीके से इस समय कांस्टेंट कौन है? प्रेशर। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटती है और कांस्टेंट लगता है, तो कांस्टेंट के हटने पर प्रोपोर्शनैलिटी भी तो लगेगी ना। तो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट जो प्रेशर है उसको हटाया, इस जगह 1 किया, और इक्वल की जगह क्या डाल दिया? प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं एक्स बी और के एच में इनवर्स रिलेशन है, तो यानी इन दोनों का रिलेशन, सेकंड ऑप्शन जो हमारा है वो सही हो जाएगा। चलिए सेकंड रिलेशन पे आते हैं। दूसरा मैथमेटिकल रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, ये थोड़ा सा टफ है। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व, ये बताना है। वही सेम ऑप्शन, डायरेक्टली, इनवर्सली, थर्ड सी एन डी। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से। फिगर ओपन करते हैं फिर समझाते हैं। देखो, अगर इस पूरे जो पूरा हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम देख रहे हो सिस्टम को, अगर इस सिस्टम का हम टेम्परेचर बढ़ा दें, यहाँ से मैंने इसको हीट दी, हीट ट्रांसफर करा मैंने इसको, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। अब जब इस सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेगा, तो इसमें मौजूद जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये कोलिजन करेंगे,
तो इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि ये इस लिक्विड सरफेस को छोड़कर ऊपर वेपर के फॉर्म में दोबारा चले जाएंगे। मतलब पहले से ही वहां पर काफी गैसियस मॉलिक्यूल है, लेकिन ये भी वहां चले जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो डिजॉल्व गैस है वो अनडिजॉल्व होगी। तो सिंपल सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व होती है वो कम होती जाएगी। इसको हम मैथमेटिकली भी डिस्कस कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया, सीधे सीधे तो हो गया है, टेम्परेचर बढ़ाया तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन जो है वो घटेगा। एक तरीके से और देख सकते थे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो, टेम्परेचर मान लो हमने बढ़ाया तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी गैस वो कहीं ना कहीं कम होगी। कैसे, आइए इधर देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखो पहले क्या था, गैस ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर नीचे की तरफ लगा रही थी कि नीचे से तो कम ही मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, और ऊपर से मॉलिक्यूल ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है। एक्सटर्नल मतलब जो गैस जिस प्रेशर से आ रही है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा था। लेकिन जब हीट देंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा तो नीचे का प्रेशर भी बढ़ेगा। नीचे से जो ऊपर का प्रेशर लग रहा है गैस मॉलिक्यूल का, उसका अपोज होगा। तो क्योंकि नीचे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं भाई, नीचे हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो नीचे वाली जो पूरा सिस्टम है नीचे का, वो ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से गैस जो प्रेशर लगा रही है, काफी कंफ्यूजिंग हो रहा है, ध्यान सुनना, पार्शियल जो गैस प्रेशर लगा रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अब रिलेशन क्या है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। और हम कह सकते हैं कि जो पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी के, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी के, तो ये रिलेशन फर्स्ट हुआ, ये रिलेशन सेकंड हुआ। कंबाइन कर दो दोनों को, तो इसमें हम देख सकते हैं पी एक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वन बाई टी के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वी कैन से, क्या कह सकते हैं कि एक्स बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हो गया हमारा सेकंड मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने जो है मैथमेटिकल रिलेशन डिस्कस कर लिए। तो हेनरी लॉ में मेन जो स्टेटमेंट था वो समझ लिया, और जो है उसके मैथमेटिकल रिलेशन देख लिए। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे वो होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, कि हेनरी का लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो हर उस जगह अप्लाई होगा जहाँ पर हम हाई प्रेशर ऑफ, जो हाई प्रेशर की गैस हो उसको डिजॉल्व कर रहे हो लिक्विड में, हाई प्रेशर में जो गैस है उसको डिजॉल्व कर रहे हो लिक्विड में, तो वो हर जगह वो हर सिचुएशन आएगी हेनरी लॉ के अंतर्गत। तो इसमें जो सबसे पहला आता है, हाँ तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स क्या, कोल्ड ड्रिंक कहो, सॉफ्ट ड्रिंक्स कहो, सब एक ही बात है, सॉफ्ट ड्रिंक हो, हार्ड, इवन जो कोई भी सोडा ड्रिंक हो, कोई भी सोडा ड्रिंक। तो देखो इन सब में क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि होता है एक लिक्विड, ठीक है, वाटर होता है जिसमें शुगर, एक तो शुगर प्लस कोई भी फ्लेवर, ये दो चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं। और बाहर से इसमें क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे खूब ढेर सारा CO2 इसके अंदर ज़बरदस्ती डिजॉल्व करा देते हैं। तो ढेर सारा CO2 इसके अंदर मौजूद रहता है, और इसको हाई प्रेशर पे ही इस बॉटल को पैक कर दिया जाता है, हाई प्रेशर पे ही इस बॉटल को पैक कर दिया जाता है। अब होता क्या है, क्योंकि इसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, गैस का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सोडा ड्रिंक, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है इस समय, सॉल्वेंट या तो चलिए बेटा एक एक करके जो है सारे एप्लीकेशन जो है डिस्कस कर लेते हैं हेनरी लॉ के। सबसे पहला आ जाएगा सोडा ड्रिंक्स। जितनी भी सोडा ड्रिंक्स होती हैं सबका एक ही कंसेप्ट है कि इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है कोई, लिक्विड के तौर पर वाटर होता है। इसमें और क्या क्या होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, खाली स्वाद के लिए मैटर करता है, क्योंकि शुगर और फ्लेवर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब सॉलिड में आ जाते हैं। हम जो स्टडी कर रहे हैं वो गैस के डिसोल्यूशन की कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर CO2 गैस के मॉलिक्यूल, ये सब आप जो मैं गोल गोल बना रहा हूँ ये सब क्या है, CO2 गैस के मॉलिक्यूल हैं। इनको हाई प्रेशर पे इसके अंदर डिजॉल्व किया जाता है।
और डिसॉल्व करके उसी प्रेशर पे हमारी जो बॉटल होती है उसको पैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उसमें खूब ढेर सारा CO2 डिसॉल्व है हाई प्रेशर पे। तो हाई प्रेशर की मदद से CO2 को इस सोल्यूशन में डिसॉल्व करना, कहीं ना कहीं हेनरी लॉ ही तो हो गया ना कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिसॉल्व हो रहा है। तो इस तरीके से सबसे पहला जो एप्लीकेशन हो गया हमारे हेनरी लॉ का वो क्या हो गया भाई, सोडा ड्रिंक्स। अब आप इसीलिए देखते हो जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं प्रेशर रिलीज होता है, गैस का जो जो गैस भरी हुई थी उसमें CO2 वो रिलीज होती है, एक आवाज़ भी आती है उसकी। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जैसे उसको हम खुला रहने देते हैं हम देखते हैं ऐसे बूंद के फॉर्म में वो निकलता रहता है, मतलब ऐसे बुलबुले फूटते रहते हैं और वो CO2 जो उसमें डिजोल्व था हाई प्रेशर पे वो अब धीरे धीरे निकल रहा है। क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमने ढक्कन को खोल दिया कहीं ना कहीं जो जो हाई प्रेशर ऑफ गैस था वो खत्म हो गया और वहां पर लो प्रेशर हो गया। तो भाई हेनरी का लॉ सिंपल सीधी बात है, गैस का प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो वो डिसॉल्व होगी, गैस का प्रेशर जब कम होगा तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व के बजाय अनडिसॉल्व होने लगेगी। सेकेंड जो इसका एप्लीकेशन हो जाएगा, यही समझना है डॉल्फिन वाला जो केस था। तो डॉल्फिन वाला केस, डॉल्फिन मैंने बताया था या जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स वो विंटर में खुश रहते हैं। सीधे सीधे बोले तो विंटर में खुश रहते हैं और समर में थोड़ा सा गुस्साए रहते हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि समर जब होता है, समर सीज़न, तो टेम्परेचर जो होता है, समर सीज़न की कहानी ये है, इन समर टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। और टेम्परेचर जब हाई होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारी एक्वाटिक लाइफ्स हैं वो किसी ना किसी वाटर बॉडी में ही जी रही हैं। और सारी वाटर बॉडी में बेटा ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व है, बहुत कम डिजॉल्व होती है लेकिन ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है। लेकिन जब समर का सीज़न आता है, ज़्यादा गर्मी आती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके वजह से जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। मतलब समर के सीजन में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, उसमें जो ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व है उसका अमाउंट कम हो जाता है। और जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे एक्वाटिक प्यारे प्यारे से एनिमल हैं, जो भी एनिमल हो, वो सारे एनिमल परेशान हो जाएंगे। ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन उनको कम मिल रही है। ठीक है, ये कहानी हो गई समर में। जबकि अगर बात करें इन विंटर सीजन इन विंटर सीजन टेम्परेचर कम रहता है तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा रहती है। भाई रिलेशन है ना इन दोनों का, इसीलिए तो मैंने ये चीज़ बताई थी। ये वाला देखो ना, दोनों इन्वर्स हैं, एक के साथ जो भी व्यवहार होगा उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा दूसरे पे। ठीक है, तो विंटर में कहानी पलट जाती है। ठीक है भाई, ये हो गया, ये समझ में आ गया। विंटर में जैसे ही टेम्परेचर फॉल करता है वैसे ही सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ बेटा, तो तीसरा जो हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जब भी जो क्लाइंबर्स होते हैं वो जब माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आइए उसको समझा देते हैं, उस कंडीशन को कहते क्या है। तो देखो होता क्या है कि जब, समझ लेते हैं पहले इस प्रोसेस को, जब भी क्लाइंबर ऊंचाई पे चढ़ रहा होता है तो जैसे जैसे वो हाइट पे जा रहा होता है वैसे वैसे जो प्रेशर होता है वो कम होता है। जैसे कि सरफेस एकदम जो सी लेवल है उस पे प्रेशर होता है वन वन एटमॉस्फेयर। फिर जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते रहते हैं प्रेशर कंटिन्यू कम होता रहता है। आप अगर यहाँ पर भी प्रेशर की बात करोगे जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं वहाँ पर भी प्रेशर वन एटमॉस्फेयर से कम ही है। इसीलिए आपका जो पानी वगैरह होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बल्कि उससे पहले ही बॉयल हो जाएगा। आप देख लेना 97 पे बॉयल हो जाएगा, 97 डिग्री सेल्सियस पे आराम से बॉयल हो जाएगा। तो जब क्लाइंबर जो होता है वो काफ़ी हाइट पे होता है तो वहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन वो ले तो रहा होता है, ऑक्सीजन वो इनहेल तो कर रहा होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन को ब्लड में डिसॉल्व होना है, ब्लड एक लिक्विड है, ऑक्सीजन एक गैस है, तो कुछ प्रेशर चाहिए ना डिसॉल्व होने के लिए। हेनरी क्या कहता है भाई कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उसी हिसाब से चीज़ें डिसॉल्व होंगी। तो ह्यूमन बॉडी इस तरीके से बनाई गई है, इंसानी शरीर इस तरीके से बनाया गया है कि जब वो अपने सी लेवल के आसपास रहेगा, सी लेवल से थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, तब तक उतना प्रेशर बिल्कुल सही है उसके लिए, उसकी उसके द्वारा ली गई ऑक्सीजन को ब्लड में डिसॉल्व करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा हाइट पे जाएंगे प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो गैस डिसॉल्व नहीं होगी हमारे ब्लड में, बहुत कम गैस डिसॉल्व होगी, जिसके वजह से जो क्लाइंबर होता है वो सोच समझ नहीं पाता है, उसको बहुत सारी तरीके की दिक्कत होने लगती है क्योंकि भाई ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं डिसॉल्व हो रही है।
मतलब फंडामेंटल एरर हो गया ये तो ये मेन दिक्कत है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया। तो क्या कहते हैं, एट हायर, इसको कैसे लिखेंगे, एट हायर एल्टीट्यूड, एट हायर एल्टीट्यूड pressure continuously, pressure is quite low in compare with sea level, in compare with sea level. Hence dissolution of blood, sorry, dissolution of oxygen in blood decreases, decreases, dissolution of oxygen in blood decreases due to, due to this climber is, due to this climber feels difficulty, feels difficulty in thinking. दिस कंडीशन इज नोन एज एनॉक्सिया। ठीक है, ये हो गया इसका तीसरा एप्लीकेशन। तो बस 3 एप्लीकेशन बहुत है, इतना हमें पता करना था और इतना हमें जानना था। हाँ तो भाई देखो हमने सारा जो हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट था, जो डेफिनेशन थी वो समझ लिए, स्टेटमेंट वगैरह। उसके बाद जो मैथमेटिकल रिलेशन थे के एच और एक्स बी के बीच में, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व, या फिर अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है, उन सबको हम लोगों ने डील कर लिया है, जो कि कई सारे क्वेश्चन लगाने में भी काम आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आएंगे। तो ये सब करने के बाद एप्लीकेशन भी समझ लिया, जितने भी एप्लीकेशन हो सकते थे 3-4 इंपॉर्टेंट वो समझ लिया है। बाकी सब क्वेश्चन के तौर पर जब हम देंगे तो एज अ डाउट सॉल्व होता रहेगा सब कुछ। अब हम कर लेते हैं क्या, एक दो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, कम से कम एक न्यूमेरिकल तो लगा ही लेते हैं आज के सेशन में, कोई ठीक ठाक सा न्यूमेरिकल। चलिए मैं देखता हूँ कोई न्यूमेरिकल। नेट, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है इसमें। देखो ये सब इस बात का प्रूफ है कि मैं पहले पहले अभी जस्ट पहले एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ ये, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से दोबारा करना पड़ रहा है। हो जाता है कई बार, कभी माइक लगाना भूल गया, कभी दो डिवाइस में रिकॉर्डिंग हो रही है तो एक में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, दूसरे में रिकॉर्डिंग करना भूल गया। फिर जब देखो ना कि 30-40 मिनट बीत चुके हैं और नहीं रिकॉर्ड हुआ है वो, तो बुरा लगता है। पर वही बात है, हार नहीं मानूंगा। ठीक है, देखते हैं। तो सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है इफ N2 गैस इज बबल्ड, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, इज N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, मतलब N2 गैस को बुलबुले की तरीके से उसके अंदर डुबाया गया है। कुल मिला के सिंपल सीधी बात बोलो तो N2 गैस को डिजोल्व करने की कोशिश की गई है, ये कहने का मतलब है। हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस रिक्वायर्ड टू डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मिनट। हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस रिक्वायर्ड टू डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब कितने मिली मोल की रिक्वायरमेंट है N2 गैस की, जिसको हम 1 लीटर पानी में घोलेंगे। सिंपल सीधी बात बोलूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस पूछ रहा है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस, लेकिन वो जो वैल्यू पूछ रहा है वो मिली में पूछ रहा है। जैसे मैं तुमसे ऐसे कह दूं कि एक दूरी है, वो दूरी की मुझे वैल्यू बताओ, लेकिन जो दूरी की मुझे वैल्यू चाहिए, जो दूरी की वैल्यू चाहिए, वो मीटर में नहीं चाहिए बल्कि किलोमीटर में चाहिए। तो वहां पे मैंने वो किलोमीटर जबरदस्ती लगा दिया ना कि किलो में चाहिए, ऐसे यहाँ पर मिली मोल्स में चाहिए। अब इसके साथ साथ क्या दिया गया है, एज्यूम दैट, ये लैंग्वेज में लिखा था लेकिन उसको मैंने अपनी आसानी के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया है। तो एज्यूम दैट कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाई N2 गैस इज 0.987 बार, मतलब इस पूरी कंडीशन में जब उसको बबल कर रहे हैं, जब उसको डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय जो गैस प्रेशर लगा रही है हमारे लिक्विड सरफेस पे, वो लगा रही है 0.987 बार। और के एच की वैल्यू जो है इस पूरी कंडीशन पे वो कितनी है, 76.48 केल्विन, मतलब इस N2 गैस के लिए 293 केल्विन पे जो वैल्यू है वो कितनी है भैया, 76.48 केल्विन। ठीक है, चलो अब इस सवाल को लगाते हैं। तो भाई फ्रॉम हेनरी लॉ, फ्रॉम हेनरी लॉ,
इतना तो क्लियर है ना कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय N2 गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ जो गैस है यानी कि N2। अब ये वैल्यू दी गई है 0.987, बहुत सिंपल समझा दूंगा जितना सिंपल हो सकता है। फिर अगला क्या कह रहा है, 76 KH की वैल्यू कितनी दे रखी है, 76.48, और किलो को हम लिखेंगे 10⁻³ अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कैसे निकाला जाता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल बोले तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल, और डिजोल्व किस में किया गया है, फिगर विगर बना देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया हमारा वाटर, वाटर में डिजोल्व किया गया है ना, तो ये हो गया हमारा वाटर, और इसमें ये जो छोटे छोटे गोले बने हुए हैं ये है N2 गैस। तो दूसरा कंपोनेंट कौन है, वाटर। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 ये तो हमें पता नहीं है, यही हमें चाहिए, यही हमारा टारगेट है भाई, तो इसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हम निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब कितना गिवन मास है वाटर का, तुम कहोगे नहीं मालूम है सर, बट वॉल्यूम तो दे रखा है ना 1 लीटर। और वाटर के केस में हमेशा याद रखना कि 1 लीटर अगर पानी है तो उसका मास कितना हो जाएगा भैया, उसका गिवन मास हो जाएगा 1000 ग्राम। क्योंकि भाई डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, बचपन से तुम सुनते आ रहे हो 1 ग्राम पर ml, मतलब अगर 1 लीटर यानी कि 1000 ml है तो 1000 ml में 1000 ग्राम होंगे, क्योंकि 1 ml में 1 ग्राम होता है, तो 1000 ml में 1000 ग्राम हो जाएगा। तो मास हो गया 1000 ग्राम, यहाँ लिख दिया 1000 ग्राम। और नीचे मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया, और ये इसको काटेगा 55.56 बार में, और मोल ऊपर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आ गया, 55.56, 55.56। आप चाहो तो इसको रट्टा मार सकते हो, क्योंकि जब भी 1 लीटर पानी की बात करेगा, जब भी दुनिया में बहुत सारे सवालों में 1 लीटर पानी की बात करेगा, और जब भी 1 लीटर पानी या 1 किलो पानी की बात करेगा, हमेशा 55.56 मोल ही रहेंगे वाटर के। चलिए अब इन वैल्यूज को यूज कर लेते हैं। रंग में परिवर्तन करने का मन बना लिया है मैंने, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला उठाते हैं, ये वैल्यूज थी, आइए देखते हैं इसी वैल्यूज को मुझे आगे लेके चलना है। तो कितना हो जाएगा 0.987, एक मिनट, छोटे बच्चे वाली राइटिंग हुई तो हाँ, 0.987 डिवाइड में, जो इधर मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 76.48 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। अच्छा नीचे यार देखो, दो चीज़ों का समेसन दिया गया है, तो वैसे तो हम देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन में ये गिवन, ये गिवन, ये भी हम निकाल चुके हैं। वेरिएबल से बचा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 दोनों जगह है तो हम निकाल सकते हैं, बट फिर भी अभी इसको ले जाके इस तरफ मल्टीप्लाई कराओगे, इसको ले जाके इस तरफ मल्टीप्लाई कराओगे, तो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ क्वेश्चन टफ होता जाएगा। तो मेरे पास एक जुगाड़ है इस सवाल को आसान करने का। देखो, हमें पता है कि N2 का जो नंबर ऑफ मोल आने वाला है वो आएगा मिली मोल्स में। मिली एक वन से कम 1000 गुना छोटा होता है, सिंगल वन से 1000 गुना छोटा होता है मिली, 1/1000। और वाटर का जो नंबर ऑफ मोल है वो है 55.56, 55.56। तो हम देख सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का समेशन पूरी तरीके से इसी का वैल्यू हो जाएगा लगभग लगभग। वही बात है कि समंदर में 1 लोटा पानी डालोगे तो उस 1 लोटे का कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों के समेशन की जगह सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिख सकते हैं। अब वैल्यू डाल दीजिए आप, तो 0.987 अपॉन 76.48, और जो नीचे 10⁻³ पड़ा है इसको आप ऊपर लेके चले जाइए तो 10⁻³ हो जाएगा। इसका भी एक अपना फ़ायदा है, क्योंकि हमें जवाब मिली मोल्स में चाहिए, 10⁻³ अपने आप में मिली को इंडिकेट कर रहा है, मिली को तो बता ही रहा ना। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हो गया, और नीचे H2O की जगह हो गया 55.56। तो 0.987 इंटू 55 एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब क्यों छोटा कर रखा है, 55.56 डिवाइडेड बाई 76.48 इंटू, इंटू क्या, अभी बचा 10⁻³ इसको हमने बोल दिया मिली, पूरी वैल्यू आने वाली है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 की, तो ये आएगी मोल में, मिली मोल। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका सोल्यूशन 0.716 आएगा। इतनी जल्दी मैंने कर नहीं लिया है, बात ये पड़ जाती है कि ये सवाल जो है NCERT वाला तो टीचर को रट ही जाता है,
तो इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो कि रिक्वायर्ड है 1 लीटर सोल्यूशन में बबल करने के लिए, वो है 0.716। तो तुम खुद देख सकते हो इतना मिली मोल आया है, और वाटर का नंबर ऑफ मोल था 55.56, तो कैसे ना नेग्लिजिबल मान ले भाई। चलो ठीक है, इसी सवाल के साथ विदा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो शायद ठीक ठाक से बड़ी हो गई है। एक दो क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो कर दिया जाए क्या? चलो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, या फिर कर दूँ? क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? चलो कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। सवाल को एक बार में समझ लेना बेटा, जो हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं, एक टाइप होता है हेनरी लॉ का क्वेश्चन का, जिसमें कहा जाएगा अगर अगर इतने मास का पार्शियल प्रेशर इतना है, तो उतने मास का, ये उतना मैं बोल रहा हूँ वही, उसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके मास के बारे में बात हो रही होगी, कि पहले जब W1 मास था, तब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर P1 था, तो अगर उसी का मास हम W2 कर दें, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा। तो यही चीज़ अगर नंबर ऑफ मोल्स के बिहाफ पे की जाती तो आप बहुत आसानी से कर लेते, कि आप बेसिक फॉर्मूला उठाते और डायरेक्ट कर लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मास की बात कर दिया है, तो ये सवाल थोड़ा सा टफ होगा। इसमें याद रखना कि जिस भी कंपोनेंट की बात कर रहा होगा, मान लो अगर इसमें बात कर रहा है ऑक्सीजन गैस की, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस की बात करेगा, और इस तरफ भी किसकी बात करेगा, ऑक्सीजन गैस की करेगा। बस दोनों में अंतर ये रहेगा कि पहले अगर ऑक्सीजन 10 ग्राम ले रहा है, 10 ग्राम तो हो ही नहीं सकता, इतना गैस तो डिजॉल्व ही नहीं हो सकती। अगर पहले डिजॉल्व हो रही होगी 12 × 10⁻² ऐसी वैल्यू रहती है, 10⁻², उसको छोटा करने का काम करिए। तो बताइए 15 × 10⁻²ग्राम लेने पर कितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट, कितना मतलब 12 पॉइंट, सॉरी 15 × 10⁻² ग्राम डिजॉल्व करने के लिए कितना पार्शियल प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें रिलेशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं हेनरी लॉ को पकड़ता हूँ। तो सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं कि P इक्वल टू होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी चीज़ हम डिजॉल्व कर रहे हैं, मान लो हम डिजॉल्व कर रहे हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। तो केस 1 ले लेते हैं, केस फर्स्ट। तो P1 बराबर हो जाएगा KH(XO2). अब इस केस में जो हमारा, इस केस में KH तो KH ही रह जाएगा, क्योंकि ये तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर दोनों जगह ऑक्सीजन हम मान के चल रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का मोल, नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, प्लस मान लिया इसको डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर में, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है, अब देखो यहाँ पर यही एजम्पशन काम आने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, देखो ये एजम्पशन के बिना ये डेरिवेशन नहीं हो सकता, और मतलब सवाल भी नहीं लग पाएंगे, बहुत परेशान हो जाओगे तुम। अभी तुमको मालूम ही नहीं जो सवाल लगने वाले हैं, तो वो दिक्कत करेंगे तुम्हें। तो तुमको अच्छे से पता है, तुम पहले कॉन्सेप्ट को जो है दिमाग में प्रोसेस करो, कि जब भी कोई लिक्विड में गैस डिसॉल्व होगी, तो ऐसा तो है नहीं मेरे भैया कि 1 लीटर या 1 किलोग्राम पानी में आधा किलो गैस डिसॉल्व हो जाएगी। जाहिर सी बात है, 1 किलो पानी होगा तो उसमें 1 ग्राम गैस भी डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमेशा जब भी लिक्विड में गैस डिसॉल्व करेंगे, तो जो सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, वो हमेशा सॉल्वेंट की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ही रहेगा। तो इस चीज़ को हम लिख पाएंगे P1 इज इक्वल टू KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ से P1 बराबर आ जाएगा KH इंटू किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, उसका गिवन मास, जो कि हमने मान लिया है स्टार्टिंग में कितना दे रखा था, W1, अपॉन उसका मोलर मास। अच्छा, मोलर मास जो ऑक्सीजन का होगा वो पहले केस में और दूसरे केस में बदलेगा क्या? मोलर मास थोड़ा ना बदलेगा, मोलर मास तो है, अगर मोलर मास उसका जितना भी होता है फिक्स रहेगा। जैसे ऑक्सीजन का 32 होता, O2 का 32 होता है, तो 32 रहेगा, तो उसको हमने सिर्फ M लिखा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, अब जाहिर सी बात है दोनों जगह सिर्फ ऑक्सीजन का तो अमाउंट बदला गया है, वाटर का तो नंबर ऑफ मोल बदलेगा नहीं, फिर भी हम एक्सपैंड करके उसको लिखे दे रहे हैं, गिवन मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं, तो P1 कितना आ जाएगा, KH इंटू W1 अपॉन मोलर मास ऑफ O2, यहाँ पर भी मोलर मास ऑफ O2 लिख देते हैं, इंटू सबसे नीचे वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, सबसे ऊपर, यानी मोलर मास ऑफ H2O अपॉन गिवन मास ऑफ H2O।
अब ऐसे हम इसी तरह सेकंड केस में करते हैं, तो सेकंड केस में भी क्या हो जाएगा, के एच इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। वही एजम्पशन लगा दिया कि हाँ भाई उसके सामने दूसरे वाले का मास बहुत कम है, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को इक्वेशन 1 मानना ना भूलना। के एच इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कैसे आएगा, इस समय इसका मास W2 हो चुका है, मोलर मास अभी भी O2 है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकलेगा, गिवन मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। देखो, अगर पहले केस में वाटर 1 लीटर रहा होगा, पहले केस में अगर वाटर 1 लीटर रहा होगा तो दूसरे केस में भी 1 ही लीटर रहा होगा, तो उसका मास भी सेम ही रहेगा। बदला सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ गैस है, गैस पहले कम डिजोल्व थी, अब ज्यादा डिजोल्व है, उसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर में जो चेंज आया है वो बताना है आपको बस। तो आइए देखते हैं, तो यहां पर फिर से वही कर देते हैं, P2 इज इक्वल टू के एच इंटू W2 इंटू मोलर मास ऑफ H2O, और W2 के नीचे क्या है भाई, m मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये सबसे नीचे वाली तो सबसे ऊपर चली गई, ये इसके साथ चला जाएगा, तो W ऑफ H2O, इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। डिवाइड कर दीजिए, पकड़ के डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, तो P2 और फर्स्ट क्या है P1। देखो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दिया, अब राइट साइड, पूरा राइट साइड बड़ा सा लिखिए, के एच W2 अपॉन MO2 इंटू MH2O अपॉन WH2O डिवाइडेड बाई P1 कितना है, के एच इंटू W1 अपॉन MO2, तो देख लेना, मैच कर लेना, वही आएगा, MO2 इंटू MH2O अपॉन WH2O। देखिए ये सबसे नीचे, ये भी सबसे नीचे, ये सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे कट गया, ये फोर्थ नंबर पे, सेकंड नंबर पे कट गया, ये फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे कट गया, के एच से के एच कट गया, तो P2 अपॉन P1 कितना आ गया, W2 अपॉन W, P2 अपॉन P1 कितना आ गया, W2 अपॉन W1। सीधा सीधा वेट का रेशियो जो मास का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड एक सवाल मैं आपको कराता हूँ, ठीक है, आपको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, फिर उसको डिफाइन करके आप मतलब आप लिख लेना, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाएगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन ओवर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें मतलब जितना भी सोल्यूट डिजोल्व होना था डिजोल्व हो चुका है, कंटेनिंग, तो इसको मैं W1 कहने जा रहा हूँ, जितना भी मास है, 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, ठीक है, इतना है, इतना मास एथेन का डिजोल्व है एट 1 बार, मतलब इस समय प्रेशर कितना था, 1 बार। इफ इफ अगर क्या हो जाए, इफ सोल्यूशन कंटेन्स, अगर सोल्यूशन कंटेन करने लगे, कितना कंटेन करने लगे, 5 × 10⁻⁻² ग्राम, मतलब पहले तो इतना कर रहा था, इतना, लेकिन अगर इसकी जगह इतना कंटेन करने लगे एथेन को, इफ सोल्यूशन कंटेन्स 5 × 10⁻⁻² ग्राम ऑफ एथेन, दोनों जगह एथेन की बात किया है कि पहले एथेन इतना कंटेन करता था, अगर इतना एथेन कंटेन करने लगे तो फिर आगे क्या, देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू W2 अपॉन W1, दैट्स इट। यहाँ से P2 कितना आ जाएगा, P2 आ जाएगा W2 अपॉन W1 इंटू P1, तो W2 कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁻², और W1 कितना दे रखा है, 6.56, देखो उसमें पहले ज़्यादा कंटेन कर रहा था, बाद में कम कर रहा है, इंटू 10⁻⁻², ठीक है, तो P1 कितना है, पहले प्रेशर कितना था, 1 बार, बस सॉल्व करिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर यही सेम चीज़ को हम बेसिक मेथड से जाते, वही मोल फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल निकालने की कोशिश करते, तो नंबर ऑफ मोल पहली बात तो निकलता ही नहीं, दिक्कत आ जाती है आपको निकालने में, मतलब निकलता क्यों नहीं, आपको वही करना पड़ता कि डिवाइड करना पड़ता मोलर मास से एथेन के, लेकिन वो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, क्योंकि केस 1 और केस 2 की बात हो रही है ना, तो इसलिए मैंने डेरिवेशन करा दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर मास इतना तो पार्शियल प्रेशर इतना, लेकिन अगर इतना मास तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो हमेशा यही चीज़ इस्तेमाल करनी है। इसके साथ साथ जरूरी नहीं है हमेशा पार्शियल प्रेशर पूछे, ऐसे ही पूछ सकता है कि अगर इतना मास है तो इतना पार्शियल प्रेशर आ रहा है, लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर हमने इतना बढ़ा दिया तो कितना डिजॉल्व हो जाएगा, इस तरीके का सवाल रहेगा। बहरहाल इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगा सोल्यूशन का, वो मैं लिखे दे रहा हूँ,
कितना आ जाएगा ब्रो? तो मैं क्वेश्चन तो कहीं से देखा हूँ पर जवाब नहीं देख पाता हूँ जल्दी। 0.762 बार। 762 बार। चलिए ठीक है। आ, अब बाकी अपना आप ध्यान रखना और पढ़ाई लिखाई करते रहना। अगर अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो मुझे बताना किसी तरीके से, ठीक है? चल, ध्यान रखना, बाय बाय।